दोस्तों ये डायग्राम अपने आप में बहुत सारी कहानी कहता है। ये डायग्राम आपको बताता है कि कैसे ऑटोसार जो है एक कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर या एक जो नॉर्मल जो किसी, यदि मैं ऑटोसार को यूज़ करके गाड़ी बनाऊंगा या बिना ऑटोसार को यूज़ करके गाड़ी बनाऊंगा तो उसमें क्या फ़र्क आएगा। ये डायग्राम जो है आपका है ऑटोसार प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, और इसको आप बोल दो कन्वेंशनल सिस्टम, कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर या सिस्टम। दोनों डायग्राम अपने आप में ही बहुत कुछ बता देते हैं। आप देखेंगे डायग्राम से तो आपको समझ में आएगा कि जो कन्वेंशनल सिस्टम है उसमें आपको जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये आपस में मर्ज कर रहे हैं। कहीं हार्डवेयर कंपोनेंट ज़्यादा हो रहा है, कहीं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ज़्यादा हो रहा है, एक ही साथ हैं लेकिन जिग जैग टाइप का हिसाब किताब है। यहाँ पे क्या है, आपकी सारी एप्लीकेशन एक तरफ है, उसको हैंडल करने की मैकेनिज़्म एक तरफ है, और आपका जो हार्डवेयर है वो पूरा एक सेपरेट फाइल है। हार्डवेयर इस लेयर में नहीं इन्वॉल्व हो रहा, हार्डवेयर का कोई लेना देना नहीं इस लेयर में, इसका कोई मतलब नहीं है ना, ना ही ये इसके अंदर कुछ कंपोनेंट इधर उधर हो रहा है। इसलिए इसको बोला जाता है लेयर्ड आर्किटेक्चर। जो ऑटोसार है वो एक एग्जांपल है किसका, लेयर्ड आर्किटेक्चर का एग्जांपल है। साथ ही साथ में आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है हर फंक्शन के लिए फंक्शन, एवरी फंक्शन विच इज़, इस केस में क्या है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, उसका खुद का ही अपना सिस्टम है, हैज़ इट्स ओन सिस्टम। उसका खुद का ही माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर है, कंप्यूटेशनल डिवाइस है, और उसकी खुद की ही कम्युनिकेशन कंट्रोल्स है। तो ये क्या है, ये थोड़ा जिगजैग माना जाएगा, काम कर रहा है लेकिन इस चीज़ में क्या है कि इसको हैंडल करना बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। साथ ही साथ में इस तरीके के सिस्टम में क्या होता है, प्रॉब्लम ये कि जो नंबर ऑफ जो ECUs है ना, नंबर ऑफ ECUs इन कार और व्हीकल इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो उससे क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है, कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देगा। इसमें क्या होता है, ये पूरा स्टैंडर्डाइज है, ठीक है, और यूनिकली स्पेसिफाइड है। यूनिकली स्पेसिफाइड है हर चीज़ कंपोनेंट लेवल पर। तो इससे क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और देखते हैं इसके बीच के फ़र्क को, इसके बीच दूसरे फ़र्क को देखा जाता है कि अब ECU तो हो गया हार्डवेयर, अब क्या हो रहा है कि इस केस में, कन्वेंशनल केस में, जो हार्डवेयर हैं और जो सॉफ्टवेयर है वो दोनों बहुत ही टाइटली कपल्ड होने चाहिए, मतलब आपस में अच्छे से कनेक्ट हुए होने चाहिए। खुद इससे क्या होगा कि यदि थोड़ी सी भी चीज़ की प्रॉब्लम होगी, तो यदि हार्डवेयर नहीं चल रहा है, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, तो अब मेरे को सिर्फ वही कंपोनेंट इसमें लगेगा, दूसरा कंपोनेंट नहीं लगेगा। जबकि इस केस में जो एम्फेसाइज होता है वो बेसिकली वो किस पे होता है, फंक्शनैलिटी पे। आप अलग ही लेवल पे चले गए यहाँ से। यहाँ पे क्या है, हार्डवेयर का इशू हो सकता है, सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है, यहाँ पे सीधे सीधे फंक्शनलिटी का इशू है। हमको ये देखना है कि ये चीज़ काम नहीं कर रही, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में जाओ, वहाँ सही है, RT पे जाओ, वहाँ सही है, VSW पे जाओ, यदि हो सकता है वहाँ कुछ प्रॉब्लम आए, यदि नहीं है तो नीचे वाली एक और लेयर है जो MK लेयर होती है, उस पर जाओ, बात खत्म। 3 लेयर के सिवा कहीं आपको जाना ही नहीं, वो नहीं 3 लेयर में, मतलब बेसिकली फंक्शनलिटी पर आप इतना फोकस करते हो, ऑलरेडी इतना स्टैंडर्डाइज्ड है सब चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। तो बेसिकली, और ये किस तरह से मिलती है, एज सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, एज सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आपको फंक्शनलिटी मिलती है सारी सारी। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इस तरह का कोई इशू नहीं है। इसमें क्या होता है कि जिस वेंडर का आप हार्डवेयर यूज़ कर रहे हो और सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे हो वो बेसिकली होता क्या है, वो मोस्ट केसेस में सेम वेंडर का होगा। मतलब एक बंदा है
या एक कंपनी है जैसे कि हम हार्मन इंटरनेशनल इंफोटेनमेंट की कंपनी है, वो अपना हार्डवेयर भी दे रही है आपको, और वही कंपनी आपको अपना सॉफ्टवेयर भी दे रही है। यदि आप हार्डवेयर मेरा लोगे और सॉफ्टवेयर अपना बनाओगे दिक्कत आएगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ऑटोसार में क्या होता है, ये सारे इशू होते ही नहीं, ये टोटली हार्डवेयर इंडिपेंडेंट प्रक्रिया है, टोटली हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है। मतलब क्या, आप अपने एप्लीकेशन बनाइए, आप अपने बाकी स्टैक्स पे फोकस करो, बाकी सारी चीज़ें हम अपने आप हैंडल कर लेंगे। इसके कारण क्या होता है कि आपको एक और प्रॉब्लम आती है कि नो अल्टरनेटिव सप्लायर, दूसरा कोई सप्लायर मिलता नहीं है। अल्टरनेटिव सप्लायर्स नहीं मिलते, जिसके कारण क्या होता है कि अब आप कहाँ से ढूंढोगे, कैसे करोगे, आपको सेम सप्लायर पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको जो मॉड्यूल्स हैं, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स हैं या हार्डवेयर मॉड्यूल्स हैं, वो सब के सब आर एक्सचेंजेबल। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपने एक एप्लीकेशन लिखी, ठीक है, लेट से किसकी लिखी, डोर लॉक सिस्टम की लिखी। अब डोर लॉक सिस्टम आप रेनेसास के हार्डवेयर पे चला रहे थे, आपको लगा कि नहीं, रेनेसास के हार्डवेयर की जगह अब हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वेक्टर के ही हार्डवेयर को यूज़ करें। वेक्टर एक और कंपनी जो डोमिनेट करती है लिटरली इस इंडस्ट्री में, तो वेक्टर के ही हार्डवेयर को भी यूज़ करेंगे, उसी की सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को यूज़ करेंगे। आप बड़े आराम से अपनी एप्लीकेशन वेक्टर के हार्डवेयर की कॉम्पेटिबल बना सकते हो। यहाँ पे क्या है, हर चीज़ इतनी टाइटली कपल्ड होती है कि उसको वहाँ से निकालने के लिए आपको सिर्फ उसका अल्टरनेटिव दूसरा क्या है कि आप पूरा हार्डवेयर और पूरा सॉफ्टवेयर रिप्लेस करो, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको फंक्शनलिटी पे फोकस रहता है, सारी चीज़ें पहले से ही प्री स्टैंडर्डाइज्ड हैं। और दूसरी बात आप क्या करते हो, आप मॉड्यूल जितने भी हैं, चाहे वो कोई सा भी मॉड्यूल हो, वो रिप्लेस हो सकता है। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं ना, यही कारण है कि ऑटोसार आगे चल के और अभी भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा मतलब डोमिनेट करने वाला है और आगे चल के भी करता रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों ऑटोसार के गोल्स के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं इसके बारे में। तो अब हम देखते हैं कि ऑटोसार के गोल्स क्या क्या होते हैं। ऑटोसार गोल्स, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। पहला गोल क्या होता है, पहला गोल होता है कि सब चीज़ों का स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ, एक एक करके देखते हैं ना, इंटरफेसेस बिटवीन फंक्शंस का ऑफ कौन से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको आप और किस नाम से जानते हो, SWCs। अब ऑटोसार में तो ये होता ही है, लेकिन जनरली आप क्या होता है, एप्लीकेशन के जो भी प्रोग्राम है वो एंड टू बेसिक फंक्शंस, जो आपके कोर बेसिक फंक्शंस हैं उनके साथ इनका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाना, ठीक है। क्यों, उसका मैं आपको कारण बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद। दूसरा देख लेते हैं, हर चीज़ की डेफिनेशन, जो रेफरेंस आर्किटेक्चर है उसके लिए हर चीज़ प्री डिफाइंड होनी चाहिए। डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस आर्किटेक्चर फॉर ECU सॉफ्टवेयर, ठीक है। डेफिनेशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए। देखो आप यदि इसमें ये सर्विस यूज़ कर रहे हो तो आपको इतने इतने रिसोर्स एलोकेट होंगे, यदि आप ये सर्विस यूज़ नहीं कर रहे हो तो ये सारे रिसोर्सेज आपको एलोकेट नहीं होंगे। आप 2 सर्विसेज यूज़ करोगे तो ऐसा होगा, आप 2 एप्लीकेशन चलाओगे तो ये होगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी डिफाइंड रहती हैं। साथ ही साथ में दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन, एक और बार आएगा, बस ये 3 ही गोल हैं इसके, और कुछ नहीं है। ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक्सचेंज फॉर्मेट्स, जो आपका डेटा एक्सचेंज हो रहा है वो सारे फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज्ड होंगे फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट प्रोसेस। क्लियर कट, डिफाइन, और हर चीज़
आपको वहाँ पे मिलेगी। तो ये 3 के बाहर है नहीं, इस 3 के बाहर इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो पहली चीज़ जो हो गई आपका स्टैंडर्डाइजेशन होगा किसका, इंटरफेसेस के, जो भी इंटरफेस होंगे एप्लीकेशन और बेसिक सॉफ्टवेयर या बेसिक फंक्शन या BSW, क्लियर कट। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका जो रेफरेंस आर्किटेक्चर है उसमें हर चीज़ प्रॉपरली डिफाइन है, ठीक है। इसमें 2 R आ गए तो ये गलत हो गया, इसको मैं सही कर देता हूँ, FOR है ना, FOR, सॉरी दोस्तों। बट ये चीज़ भी क्लियर हो गई। इसके बाद क्या होगा कि जो आप डेटा एक्सचेंज करोगे क्या होता है, अब दोबारा डायग्राम पे जाते हैं, डायग्राम से ही सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अप कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखता रहेगा। दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आप यहाँ पे जो आप एप्लीकेशन लिख रहे हो ना, ये एप्लीकेशन इससे कम्युनिकेट करेगी। तो क्या होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है BSW, इसके डेटा फॉर्मेट्स अलग होते हैं, ठीक है। क्योंकि अब इसमें कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में तो आपका TCP आ जाएगा, UDP आ जाएगा, कहीं सेगमेंट्स आते हैं, कहीं डेटाग्राम आता है, तो इसमें अलग अलग तरीके। और यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशन है, डेटा तो सेगमेंट में या पैकेट्स लेवल पे जाएगा, ये आपका पैकेट्स में गया या सेगमेंट्स में गया। और यहाँ पे आपके डेटाग्राम्स बनेंगे, कहीं कहीं बाइट्स आ जाएंगी, अलग अलग तरीके के अलग अलग जगह आप स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हो। तो अब इसमें क्या होता है कि हमको ये बिल्कुल प्री डिफाइन कर देना है कि यदि ये चीज़ और वो चीज़ आपस में कनेक्ट हो रही है, मतलब इनके बीच में जो कनेक्शन होगा वो किस स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके होगा। शब्द इंटरफेसेस जो बार बार आ रहा है, इंटरफेसेस, आप जो शब्द हमने इसमें देखा था, इसका मतलब क्या होता है आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्डाइजेशन इंटरफेस का मतलब होता है कि 2 चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना। जैसे कि अभी इन 2 चीज़ों को मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। यूजुअली क्या होता है कि सिर्फ ये कनेक्शन इतना साधारण सा नहीं होता। क्या होता है कि मैंने देखा कि मेरी एक एप्लीकेशन है जो जिसको मैं SWC बोल रहा हूँ, और इसको मेरे को BSW से कनेक्ट करना है। ये रहा बड़ा सा डब्बा जिसको मैंने बोला BSW। अब मैं देख रहा हूँ कि जब ये कनेक्ट होगी ना, तो उसको कनेक्ट करने के लिए मेरे को बीच में एक और लेयर है जिसको मैंने बोला RTE। तो जब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड बेसिक फंक्शंस, तो जब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसके थ्रू इसमें जाएगा तो किन किन चीज़ों को कितना कितना इस्तेमाल करेगा, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो ये होता है आपका इंटरफेस करने का तरीका। इंटरफेस मतलब आप 2 चीज़ों को इंटरकनेक्ट कर रहे हो या एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हो। तो इंटरफेसिंग करना 2 सॉफ्टवेयरों के बीच, ज़रूरी नहीं कि हर बार आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ही करोगे। आप हार्डवेयर के बीच में भी कर सकते हो और सॉफ्टवेयर के बीच में भी कर सकते हो। तो कनेक्शन तो हो जाएगा। कनेक्शन करने के लिए जो उसका हम क्या करेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करेंगे, हम किस हिसाब से करेंगे, हम इसको करेंगे वो जो नियम बना रखे हैं किसी भी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए, उन नियमों को फॉलो करेंगे। रेफरेंस आर्किटेक्चर का मतलब क्या हुआ, अब ये है लेयर्ड आर्किटेक्चर। इसमें अब डायग्राम पे चलेंगे दोबारा। अब डायग्राम पे जाके हमने क्या देखा कि भाई यहाँ तो पूरा लेयर्ड है, हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डब्बे हैं, विच मीन्स क्या है कि ये हर चीज़ को ECU के साथ कनेक्ट करने के लिए, ECU का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पूरा के पूरा रेफरेंस आर्किटेक्चर की डेफिनेशन वहाँ पे होनी चाहिए। और तीसरा है कि जो हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली दोस्तों, ये वाला टॉपिक। मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए इतना ही कंटेंट पर्याप्त है। अब हम और जो है ऑटोसार पे बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।